प्रश्न है व्याख्या कीजिए कि 3 × 12 × 101 + 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या। तो हम जानते हैं कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 4 भाज्य संख्या है तो इसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 × 2 लिख सकते हैं। 6 है भाज्य संख्या, इसे हम लिख सकते हैं 2 × 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में भाज्य संख्याओं को लिखा जा सकता है। इसी प्रकार हम इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, लेकिन ये संख्या जो है 3 × 12 × 101 + 4 के रूप में है, एक गुणनफल के रूप में नहीं है, तो इसे हम गुणनफल के रूप में बनाएंगे। अब या हम इसे इन तीनों को गुणा करके जोड़ लें, जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हो उसका हम गुणनखंड कर लें, या फिर इसमें से हम 4 को कॉमन ले लें। कॉमन लेने पर आसान हो जाएगा, इसलिए हम 4 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। 3 × 4 कॉमन होगा इससे, तो बच जाएगा यहाँ 3। इसमें 2 पद हैं, एक ये और एक ये, तो इसमें से 4 कॉमन हुआ तो यहाँ 3 बचा, यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा तो अब हम इसे हल करेंगे। 3 × 3 = 9 में 101 से गुणा होगा 909 प्लस, अभी भी प्लस के रूप में है तो इसे हम जुड़ जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं 2 × 2, ये भी गुणे के रूप में है, यहाँ कोई निशान नहीं है तो इसे हम लिख सकते हैं 910 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 7 × 13। तो इन संख्याओं को हम गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिए। अतः 3 × 12 × 101 + 4 एक भाज्य संख्या है। अठारह और 117 का HCF को 18m - 117 के रूप में दर्शाया। तो m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है कि 18 और 117 का HCF कितना है, 18m - 117 के रूप में। तो m का मान ज्ञात करना है, तो दिया है जो लिख लेते हैं 18 और 117 का HCF बराबर क्या है, 18m - 117। एक समीकरण बन गया एक चेक में। तो 18 और 117 का HCF, तो चाहे भाग विधि से या गुणनखंड विधि से इसका HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका HCF इतने के बराबर है, तो भाग विधि से ज्ञात करते हैं 18 117 भाग विधि से 18 × 6 = 108 शेष बच के अगली संख्या 9 × 2 = 18। इसका HCF कितना है, 9 है, तो 9 बराबर है 18m - 117। अब एक चर में समीकरण तैयार हुआ, इसे हल करते हैं। तो 17 उधर माइनस, इधर आकर प्लस हो जाएगा।
9 प्लस 117 बराबर 18, 17 9 26। गुणे के रूप में इधर आकर भाग के रूप में हो जाएगा। 18 7 126, 7 बराबर या m बराबर 7। m का मान हमें प्राप्त हो गया 7। अब हमें इतना इसका एलसीएम भी ज्ञात करना है, तो इसी की सहायता से हम ज्ञात कर लेते हैं, या फिर एलसीएम अलग तरीके से भी ज्ञात किया जा सकता है। या हम जानते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम ज्ञात करना है, इसे छोड़ देते हैं इसे। एचसीएफ कितना है निकालेंगे हम 9। संख्या कितना है, पहली संख्या 18 है और दूसरी संख्या 117 है। इधर गुणे के रूप में, उधर जाकर भाग के रूप में हो जाएगी। कन्या 9 दूना 18, 2 गुणे 117, एलसीएम बराबर 117 दूना 231। एम का मान 7 और एलसीएम 235। अगला प्रश्न, जांच कीजिए कि क्या कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घाते n अंक शून्य पर समाप्त हो सकते। शून्य पर समाप्त होने का मतलब कि इकाई का अंक शून्य प्राप्त होगा। ये 6 के पावर n है, मतलब n का मान किसी प्राकृतिक संख्या अर्थात 1 2 3 4 5 डॉट 6 के पावर 1 2 3 4 5 रखने पर इसका मान जो आएगा इकाई का अंक शून्य प्राप्त होगा। तो हम जानते हैं कि जितनी भी शून्य वाली संख्याएं हैं, जैसे 10 20 30 100, जितनी शून्य पर समाप्त होने वाली संख्याएं हैं, ये संख्याएं 2 और 5 दोनों से विभाज्य होती है। तो यही हमें चेक करना है। 2 से विभाज्य अर्थात उनका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हों। तो आइए देखते हैं। के पावर अगर ये संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो इसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के पावर n, 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n। 2 तो है, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 है, लेकिन 5 नहीं है। 5 नहीं है, 2 और 5 दोनों का होना आवश्यक है, तभी संख्या शून्य पर समाप्त होगी। 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही प्राप्त हो, और हमें 2 और 5 दोनों चाहिए था, तो 2 ही प्राप्त हुआ। अतः 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं।
प्रश्न है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो इसका हमें व्याख्या करना है कि भाज्य संख्याएं क्यों है। तो भाज्य संख्याओं को हम लिख सकते हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो इसे हम हल करते हैं। ये योग के रूप में भी है, इसलिए हम इसे गुणनफल के रूप में पहले व्यक्त करते हैं। अगर गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया तो ये भाज्य संख्या होगा। इससे पहले हम इसी प्रकार का प्रश्न हल कर चुके हैं, तो ये हल करते हैं। तो डायरेक्ट गुणा करके इसे जोड़ेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं। ये दो पद है, एक ये पद का विभाजन प्लस माइनस होता है। तो दो पद है, दोनों में 13 गुणनफल के रूप में है, तो हम 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन हो जाएगा, एक बचेगा, प्लस यहाँ से 13 कॉमन हो जाएगा। अब इसे हमें गुणा करने में आसानी हो गई। 11 सते 77, एक अन्यम 77 प्लस 1 77 1 78। अब इसे हम लिखते हैं 13 गुणे, इसे हम लिख सकते हैं 78 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में। इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ये भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा गया। अब इसे भी चेक करते हैं इसी प्रकार। इसमें 5 दोनों में है, एक पद इसमें 5 कॉमन होगा, 5 कॉमन होगी, 5 कॉमन हो जाएगा। ये जब से हम हल करते हैं, इसका हम गुणा करेंगे तो 7 छक 42, 42 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, तो 7 छक 42 गुणे 4 168 गुणे 3 गुणे 2, तो 3 गुना 6 का डायल कर दे 48, 4 4 40, 4 6 का 6 और 4 1008 और प्लस 1 4 8 प्लस 1 1009। अब हम इसे भाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं 109 1009 काटते हैं, देखते हैं 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से देखेंगे 9 1 10 अंकों का योग 10 और 3 से भी नहीं कटेगा। 3 के बाद 5 से भी नहीं कटेगा, इकाई का अंक 9 है। 7 से देखते हैं, 7 से भी नहीं कटेगा। वैसे आप इसे भाज्य संख्या कह सकते हैं, क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड हो गया इसके। नहीं, या फिर आप निकाल सकते हैं, निकाल कर लिख दीजिए। 9 7 के बाद फिर 11 से भी संख्या नहीं कटेगा। 13 से
देखते हैं। तेरह से भी नहीं कटेगी। तेरह के बाद में फिर 17 से, 17 53, 17 से भी नहीं कटेगी। 17 के बाद फिर 19 से, 95, 19 से भी नहीं कटेगा। 19 से 57, 19 के बाद फिर 23 से, 23 से उसके बाद 23 या 69, 23 से भी नहीं। इसके बाद फिर 29 से, 29 से भी नहीं कटेगा। अब ये लगभग उसके वर्गमूल के बराबर संख्या हो गया। 29 के बाद 31 से भी चेक कर लेते हैं। अब 31 से नहीं कटेगा तो ये संख्या से नहीं कटेगा, क्योंकि ये लगभग इसके वर्गमूल के बराबर है। कोई भी संख्या जैसे 25 है, अगर 25 इसका वर्गमूल 5 है, 5 के अंदर किसी संख्या से नहीं कटेगा, 5 जब वर्गमूल के लगभग तो वो संख्या नहीं कटता है। अतः 109 ही अभाज्य संख्या है। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 गुणे, इसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे दोनों को। दोनों संख्याएं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा गया। अतः दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है। यहाँ पास में किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो एक पार्क है, पार्क के चारों तरफ वृत्ताकार पथ है। तो किसी समय दोनों, एक है सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है, और रवि 12 मिनट में पूरा। दोनों एक ही समय प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद मिलेंगे? तो एक चक्कर लगाने में इसे 12 मिनट में इसका एक चक्कर पूरा होगा। सोनिया का, सोनिया 18 मिनट में लगाती है। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, उसके बाद में फिर रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट। दूसरा चक्कर ये लगाएगी तब 36 मिनट होगा। ये दूसरा चक्कर लगाएगा तो
24 मिनट, फिर अगले मिनट में 36 मिनट में इसका तीसरा राउंड पूरा हो जाएगा। इससे पता लगता है कि वह कम से कम कौन समय है जो 12 और 36 दोनों से विभाजित हो जाए। तो छोटा से छोटा और जो कि 12 और 18 दोनों से विभाज्य है, अर्थात हमें इसका लासा निकालना। लासा का मतलब लघुत्तम समाप्त वर्ग, जो दी गई संख्या को से पूरा विभाजित हो जाए, उसमें छोटी से छोटी संख्या, तो हम इसका लासा निकालेंगे। 18 और 12 का एलसीएम, चाहे आप इसका भाग विधि या गुणनखंड विधि इसी तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें बताया तो है नहीं कि गुणनखंड विधि निकाले या भाग विधि। तो जिस विधि से आपको आसान लगे उस विधि से आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो और भाग विधि करो, 2 से कट जाएगा, दोनों 18, 2 6 12, 2 से नहीं कटेगा, 3 3 करो, 3 बन 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, 2 3 6, 1 18 गुना 36, अर्थात दोनों 36 मिनट में 36 मिनट बाद पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की घात n का मान 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो प्रश्न कह रहा है जहां n का मान कोई भी प्राकृतिक संख्या, जैसे n के मान 1 2 3 4 5 रख दिया जाएगा, तो ये 0 या 5 पर समाप्त नहीं होगा, यही दिखाना है। तो हम जानते हैं जितनी भी संख्याएं 0 पर समाप्त होती हैं, चाहे 10 हो, 20 हो, 100 हो, सभी के गुणनखंड में 2 और 5 होता है। 2 गुणे 5, इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में, जितनी भी 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं हैं सबके गुणनखंड में 2 और 5 होता है। वैसे 5 पर समाप्त होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं, 15 25 35, इन सभी के गुणनखंड में 5 होना अनिवार्य है। 3 गुणे 5, 5 गुणे 5, 5 गुणे, जितनी भी 5 पर समाप्त होने वाली संख्या हैं सबके गुणनखंड में 5 है। तो हमें इसमें इसके गुणनखंड में 5 खोजना है। अगर 5 आ गया तो 0 या 5 पर समाप्त होगी, अर्थात नहीं समाप्त होगी। तो आइए हम करते हैं। इसका गुणनखंड करेंगे। देखो इसके गुणन 12 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, 5 नहीं है, तो 0 वाले में भी 5 होना अनिवार्य है और 5 वाले में भी 5 का होना अनिवार्य है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये संख्याएं 0 या 5 पर समाप्त नहीं होंगी। तो यहां लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि 0 पर समाप्त होने वाली
संख्याएं दो और 5 तथा 5 पर समाप्त होने वाली संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। अर्थात उनके अभाज्य गुणनखंड में 5 होना अनिवार्य है। इसमें 5 नहीं है तो लिखेंगे 12 के घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं अतः 12 के घात n किसी भी n के n किसी भी प्राकृत संख्या पर 0 या 5 पर समाप्त नहीं